गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टाफिंग के बारे में पढ़ लिया था। नियुक्तिकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नियुक्तिकरण होता क्या है। हमने एक बात आपको बताया था कि नियुक्तिकरण मानव संसाधन से संबंधित है, इसीलिए इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नियुक्तिकरण के अंग यानी स्टाफिंग के अंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टाफिंग के क्या अंग है, क्या कंपोनेंट्स है। तो हम लोग अब आते हैं इसके पहले कंपोनेंट भर्ती के बारे में। भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट। हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि नियुक्तिकरण के 4 अंग हैं: भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये 4 अंग इसके पाए गए हैं। तो हम लोग पहले आते हैं रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट आखिर होता क्या, भर्ती क्या होता है। तो भर्ती के बारे में बताया गया है, देखिए लिखा भी गया है, भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है एवं उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब किसी संस्था में कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के लिए हमें कर्मचारी चाहिए, तो अलग अलग पद होते हैं। उन अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता वाले लोग चाहिए, क्योंकि पदों के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिटी वाले लोग चाहिए। तो जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय मेरे भविष्य में होने वाले हैं, उनको वो कहाँ से मिलेंगे, उनको खोजना, उनके स्रोत को पता लगाना कि कहाँ से मुझे एम्प्लॉय मिल सकते हैं, और उन्हें संस्था में यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए उन्हें इनकरेज करना कि वो इनकरेज करेंगे तभी वो हमारे यहाँ काम करने आएंगे। अन्यथा अगर वो हमारे यहाँ फॉर्म ही फिलअप नहीं करेंगे या हमारे यहाँ आवेदन ही नहीं देंगे तो हम उन्हें आगे की प्रक्रियाओं में कैसे शामिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अधिक से अधिक लोगों के स्रोत का पता लगाना और उन्हें काम करने के लिए, आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें किसी को छांटा नहीं जाता है, इसमें खोजा जाता है कि अधिक से अधिक लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आए, अधिक से अधिक लोग हमारे यहाँ आवेदन दें, ताकि हम उनमें से बेहतर लोगों को चुन सकें। इसीलिए कहा गया है कि भर्ती एक सकारात्मक पक्ष है, इसमें किसी को छांटा नहीं जाता है, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप देखिएगा, किसी भी वैकेंसी की सीट होती है, 1000-2000 सीट होती है, लेकिन उनमें उन नौकरियों को लेने के लिए जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते हैं वह लाखों में करते हैं। यानी कि लाखों में फॉर्म फिलअप होता है, आवेदन लाखों लोग देते हैं, भर्तियां लाखों लोगों की होती है, लेकिन उनमें से चयन कुछ ही लोगों का होता है। भर्ती में किसी को छांटा नहीं जाता है। देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। देखिए ये बार बार कह रहा है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, भावी कर्मचारी का मतलब क्या है? भावी का मतलब भविष्य। जो कर्मचारी तो है, उनमें योग्यता तो है, लेकिन वो हमारे कर्मचारी नहीं हैं, वो भविष्य में हमारे कर्मचारी हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम भावी कर्मचारी कहेंगे। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें स्टिमुलेट करना यानी प्रोत्साहित करना, उन्हें इनकरेज करना कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक आकर जॉब के लिए अप्लाई करें। अब कहा गया कि भर्ती के परिभाषा क्या दी गई है। फिलिपो के अनुसार
भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। यानी संगठन में उन्हें क्या करेंगे, आवेदन देने के लिए कहेंगे, उन्हें इनकरेज करने के लिए कहेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, आपको जॉब दी जाएगी, उसके लिए प्रक्रिया पूरी कीजिए। चलिए अब हम लोग इसको आगे, इसका इंग्लिश में देखिए क्या लिखा गया है। रिक्रूटमेंट is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in organization। वही बात कह रहा है जो अभी हमने आपको ऊपर बताई है। चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया। कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। आखिर क्या प्रोसेस है एम्प्लॉय के भर्ती का, एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट का? क्योंकि हमने पहले भी देखा है नियुक्तिकरण का क्या दिया हुआ है, नियुक्तिकरण की भी प्रक्रिया दी गई है, उसके भी चरण, उनके भी स्टेप्स दिए गए हैं, प्रोसेस दिए गए हैं। उसी प्रकार रिक्रूटमेंट के भी है। सबसे पहला पॉइंट है कर्मचारियों की मांग, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए विभाग या डिपार्टमेंट जॉब की वैकेंसी निकालती है, लेकिन विभाग के अंदर जितने भी ऑफिसेस हैं उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि उनके ऑफिस में कितने लोगों की और ज़रूरत है, कितने पोस्ट खाली हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है। तो वैकेंसी निकालने से पहले डिपार्टमेंट सभी ऑफिस से यह पूछती है कि बताइए आपके यहाँ कितने सीटें खाली है और किन किन तरह की सीटें खाली है, कितने मैनेजर के पोस्ट खाली है, कितने वर्कर के पोस्ट खाली है, कितने सुपरवाइज़र के पोस्ट खाली है, आप हमें यह बताइए। यह पूछा जाता है, यह बातें पूछी जाती है। तो यही बात कहा गया है कि कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, यह पहले से एक लिस्ट बना के तैयार किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें सही तरह से जानकारी मिल सके कि हमें ज़रूरत कितने लोगों की है, उसी के आधार पर वैकेंसी निकाली जाती है। अन्यथा अगर यह काम हम पहले नहीं करेंगे और हम अंदाज़ा में ही 500 सीटें, 2000 सीटें, 5000 सीटों की वैकेंसी निकाल देंगे तो समस्या क्या आएगी कि अगर मान लीजिए हमने 5000 सीट की वैकेंसी निकाल दी, 5000 लोगों को हमने नियुक्त भी कर लिया, बाद में मालूम चलता है कि हमें 500 लोगों की ही ज़रूरत थी, तो 4500 लोग कहाँ चले जाएंगे, दिक्कतें आएंगी। उसी प्रकार अगर 500 लोगों की वैकेंसी निकाली गई और उनको नियुक्ति की गई, बाद में मालूम चला कि 10,000 लोगों की आवश्यकता थी, तो अभी भी 9,500 लोगों की वैकेंसी होनी बाकी है, प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी, समस्याएं आएंगी। इसलिए कहा गया कि हमें पहले से ही यह निर्धारण कर लेना है कि कितने लोगों की आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा गया, भर्ती प्रक्रिया कर्मचारियों की मांग के निर्धारण से प्रारंभ होती है, यानी कि डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ की डिमांड है, सभी विभागीय प्रबंधकों द्वारा अपने अपने विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करके कर्मचारी प्रबंधक पर्सनल मैनेजर को सूचित किया था। हर डिपार्टमेंट के मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की कितनी नीड्स है, कितनी रिक्वायरमेंट्स है, उसको फिक्स करके पर्सनल मैनेजर को इंटीमेट यानी सूचित करने का काम करती है।
चलिए सेकेंड पॉइंट आते हैं। भर्ती के स्रोतों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जब हमें यह मालूम चल जाता है कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, तब हम उसके बाद यह पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग कहाँ से मिल सकते हैं, उनके सोर्सेस क्या क्या होंगे, उनके स्रोत क्या होंगे, किस जगह से हम उन्हें ले सकते हैं। बहुत सारी बातें अभी आएंगी इस मामले में। तो कहता है, देखिए लिखा गया है, कर्मचारी प्रबंधक के पास जब सभी विभागों से कर्मचारियों के मांग पत्र पहुंच जाते हैं तो वह अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर यह निश्चित करता है कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों को कहां से उपलब्ध कराया जाए। यानी कि जब पर्सनल मैनेजर को सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर से यह जानकारी मिल जाए कि कितने कितने लोगों की उन्हें रिक्वायरमेंट है, कितने आंकड़ों की रिक्वायरमेंट है, तब पर्सनल मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह निश्चित करते हैं कि आखिर इतने लोगों जो अलग अलग पोस्ट के लोग हैं उनको कहाँ से इकट्ठा किया जाए, उस क्वालिटी के कर्मचारी कहाँ से मिल सकते हैं, उनको ये अवेलेबल कराने का काम करते हैं, उनके लिए एक लिस्ट बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है, इच्छुक लोगों को आमंत्रण, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। जब पर्सनल मैनेजर को, देखिए पर्सनल मैनेजर का जो स्रोत होता है वह ठेकेदार भी होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी होते हैं, पुराने एम्प्लॉय भी होते हैं, ये सब स्रोत है। इसी तरह से बहुत सारे स्रोत होते हैं जहाँ से पर्सनल मैनेजर नए कर्मचारियों को लेने का काम करते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया था ना सेकंड वाले पॉइंट में कि पर्सनल मैनेजर अपने अनुभव से यह सोचते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कहाँ से लेना है, कहाँ से उन्हें लेना क्या होता है, उन्हें उपलब्ध कराना है। तो ठेकेदार होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं, फिर कहा गया क्या पुराने वर्कर्स होते हैं, उनकी मदद से इस तरह से बहुत चीज़ें आगे मिलेगी। प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो ये सब सोर्सेस होते हैं। अभी इनके बारे में आगे भी पढ़ना है हम लोगों को। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, इच्छुक लोगों को आमंत्रण यानी इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। कहा गया दूसरे चरण में स्रोतों का पता लगा लेने के बाद इच्छुक लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब सेकेंड वाले पॉइंट में सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जब पर्सनल मैनेजर को इस बात की जानकारी हो जाती है कि हमें भविष्य वाले एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिल सकते हैं, उनके सोर्सेस क्या है, उसके बाद यह जानकारी होने के बाद जो इंटरेस्टेड पीपल है उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उन्हें हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ काम करने के लिए आइए, उसके लिए एप्लीकेशन दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वर्कर्स ऐसे ही नहीं आते हैं जब तक वर्कर को कोई बेनिफिट ना हो। हमें वर्कर के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, वर्कर के खाने सैलरी के बारे में, वर्कर के फ्यूचर के बारे में, तभी वर्कर हमारे पास काम करने आते हैं। क्योंकि वर्कर अगर हमारे पास काम करने नहीं आएंगे तो हमारे काम बंद हो जाएंगे। इसके लिए कर्मचारी प्रबंधक एक विस्तृत सूचना तैयार करता है। जो पर्सनल मैनेजर है एक क्या होता है, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं जिसमें इस प्रकार का विवरण दिया जाता है। होता है क्या कि इनवाइट कैसे करेंगे, हम अगर एम्प्लॉय को इनवाइट करेंगे तो इनवाइट कैसे करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या पैर लग के गिड़गिड़ाएंगे, क्या? ऐसा नहीं है। उन्हें इनडायरेक्ट वे में मोटिवेट करेंगे, उन्हें अपनी ओर खींचने का काम करेंगे, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रलोभन देते हैं, जो वाजिब प्रलोभन है जो उन्हें दिया जाएगा भविष्य में। तो एक लिस्ट बनाते हैं, इसमें लिखा जाता है रिक्त स्थानों की संख्या, कहाँ कहाँ सीट खाली है, क्योंकि वर्कर भी चाहते हैं कि हमें अपने मन मुताबिक जगह काम मिले।
तो कहाँ कहाँ सीट खाली है। अब वर्कर को ऐसा लगेगा कि हाँ ये जगह काम करने से हमें फ़ायदा है, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो वर्कर मोटिवेट होते हैं। दूसरा, कार्य करने की प्रकृति, नेचर कैसा है काम का, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है, बहुत ज़्यादा डस्टी काम है, क्या काम है, वर्कर ये भी ध्यान देते हैं ताकि उन्हें अपनी परेशानी भी देखनी पड़ती है। अपेक्षित योग्यताएं, क्या योग्यता हमें चाहिए, अगर आपको हम अगर काम पर रखेंगे तो आप में ऐसी क्या योग्यता होनी चाहिए वो भी मेंशन करेंगे ताकि कर्मचारी को ये लगे कि हाँ वो योग्यता उनके पास है तो आसानी से आकर अप्लाई कर दें। अनुभव, एक्सपीरियंस कर्मचारी के पास है कि नहीं है। कर्मचारियों को हम कितना पेमेंट देंगे यह बहुत बड़ा फैक्टर है। कर्मचारी बहुत हद तक वेतन या मजदूरी पर भी निर्भर होते हैं कि फलाना कंपनी हमने इतना मजदूरी दे दी है और फलाना कंपनी इतना कम मजदूरी देगी, नहीं जाएंगे नई कंपनी में। तो कहने का मतलब है कि पारिश्रमिक का विवरण एकदम बहुत ज़रूरी है, यह एकदम होना चाहिए ताकि वर्कर एकदम इसके लिए इनकरेज हो सके, वर्कर मोटिवेट हो सके कि हाँ हमें इतना अधिक पैसा मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहिए। नौकरी की शर्तें क्या होंगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, अब हम आवेदन जरूर मांग रहे हैं एम्प्लॉय से, तो हम इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस पर हम पूरे साल भर आश्रित हो जाएंगे। हम एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं कि हमें 20 मई तक या 25 मई तक या 20 जून तक हमें एप्लीकेशन आपका प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि वर्कर को भी ये लगे कि ये अंतिम डेट इस तारीख तक है, उससे पहले हमें आवेदन दे देना है। वर्क अगर समय पर नहीं देंगे तो हमें काम नहीं मिल सकता है, तो ये भी डेडलाइन होना चाहिए। चयन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होंगे, उनके सिलेबस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें उनमें लिखी होनी चाहिए। सूचना आकर्षक एवं सरल भाषा में तैयार की जाने चाहिए ताकि आधिकारिक आवेदन प्राप्त हो। ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी वह एकदम कहा गया एकदम सिंपल वे में होना चाहिए ताकि 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 कम पढ़े लिखे लोग भी और अधिक पढ़े लिखे लोग भी दोनों इसको आसानी से समझ सके, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। अगला पॉइंट है योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। जब भर्ती हो जाती है तो उनमें से हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। देखिए लिखा भी गया है, आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने पर उनकी जांच की जाती है। ये प्रीलिमिनरी जांच है, यानी प्राथमिक जांच होती है कि कोई फॉर्म गलत भरा है क्या, कोई डाटा गलत भरे हैं क्या, या एज ज़्यादा है, बहुत चीज़ें देखी जाती है। जांच के दौरान आवेदन पत्रों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक वे जो सभी वांछित योग्यताएं रखते हैं तथा दूसरे वे जिनमें वांछित योग्यताएं नहीं हैं। वांछित योग्यताएं रखने वाले आवेदकों की एक सूची बना दी जाती है और इन्हीं आवेदकों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। हमने आपको पहले कहा था कि जितने लोग आवेदन देना चाहें वो आकर दे सकते हैं। जब आवेदन देने की अंतिम तिथि खत्म हो जाती है, लास्ट डेट खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आवेदन नहीं लिया जाता है, एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है। अब सारे एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है, प्राथमिक जांच होती है। इसमें देखा जाता है कि सारे आवेदन सही से भरे गए हैं या नहीं हैं, जो हमें योग्यता चाहिए वह क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति में है या नहीं है। उम्र भी देखा जाता है कि जितने हमें उम्र चाहिए उससे ज़्यादा की उम्र की कोई है क्या। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये सारी चीज़ों को देखकर उस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को, जितने एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं उन सारे एप्लीकेशन फॉर्म को 2 भागों में बांट देते हैं। एक वो जिसमें सारी चीज़ें सही है, वो आगे बढ़ने के काबिल है, और एक वो जिनमें बहुत चीज़ें गलती है, जो हमें जो क्वालिटी चाहिए, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो नहीं है उनमें। तो ऐसी परिस्थिति में जो एप्लीकेशन बिल्कुल सही है उन्हें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ाते हैं, और जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट पाया जाता है
उन्हें हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनको आगे हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। चलिए इतना आप पढ़िएगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको कर्मचारी भर्ती के स्रोत बताया जाएगा।